नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। अमेरिका ने भारत पर रूसी कच्चा तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर नरमी के संकेत दिए हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन ने कहा है कि ये टैरिफ अभी लागू हैं, लेकिन भविष्य में इन्हें हटाने या कम करने का रास्ता बन सकता है। स्कॉट बेसिन के मुताबिक अमेरिका ने ये 25% टैरिफ इसलिए लगाया था ताकि भारत रूसी तेल की खरीद कम करे। अब भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल लेना काफी हद तक घटा दिया है, जिससे अमेरिका मान रहा है कि उसका ये कदम असरदार साबित हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल टैरिफ हटाया नहीं गया है, लेकिन अगर मौजूदा हालात बने रहते हैं तो अमेरिका इस फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से इसे एक अहम संकेत माना जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का बड़ा सप्लायर बनकर उभरा था, लेकिन अमेरिकी दबाव और टैरिफ के बाद भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद में साफ कटौती की है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने यूरोप में हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड से जुड़े एक क्रिप्टिक मीम के जरिए उन्होंने फिर से इशारा दिया है कि अमेरिका की नज़र इस इलाके पर बनी हुई है। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी नई नहीं है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा संवेदनशील हैं। डेनमार्क और पूरे यूरोप ने इसे गंभीरता से लिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड रणनीतिक और संसाधनों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं और वहां हाई अलर्ट पर ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी संभावित अमेरिकी की सैन्य कार्रवाई से निपटने के लिए लाइव एम्यूनिशन के साथ तैयारी की गई है। मिडिल ईस्ट में भी हालात फिर से गर्म होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने अपनी नेवल फोर्सेस को इस इलाके की तरफ मूव किया है, जिससे ईरान को लेकर तनाव और बढ़ सकता है और आने वाले हफ्ते बाजार के लिए बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। इन्वेस्टर कैपिटल सर्विसेज के हेड ऑफ इक्विटीज मुकुल कोचर का कहना है कि यूरोपीय यूनियन भारत का अमेरिका से भी बड़ा ट्रेड पार्टनर है। खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में ईयू के साथ डील भारत के लिए बड़ी मौके खोल सकती है। उनके मुताबिक टेक्सटाइल के मामले में ईयू अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ा इम्पोर्टर है। भारत के पास ईयू बाजार में बांग्लादेश की जगह लेने का मजबूत मौका है, जिससे निर्यात में अच्छी बढ़त मिल सकती है। मुकुल कोचर मानते हैं कि ईयू के साथ ट्रेड सपोर्ट मिलने से भारत का करंट अकाउंट मजबूत होगा। इसका सीधा फायदा रुपए की स्थिरता पर पड़ेगा और ये नजदीकी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत है। यूरोपीय यूनियन कुल 27 देशों का समूह है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और नेदरलैंड्स जैसे बड़े देश शामिल हैं। 2024-25 में भारत और ईयू के बीच वस्तुओं का व्यापार करीब 130 से 136 अरब डॉलर रहा है। हाल के वर्षों में भारत का ईयू को निर्यात करीब 75 अरब डॉलर और आयात लगभग 65 अरब डॉलर रहा है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर का योगदान भी दोनों के बीच व्यापार में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत के लिए ये डील इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि बातचीत के दौरान देश ने अपनी प्राथमिकताओं से समझौता नहीं किया है। सरकार का फोकस बाजार खोलने और घरेलू नीतियों के बीच संतुलन बनाए रखने पर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने साफ किया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर भारत की रेड लाइन है। घरेलू सप्लाई चेन, फूड सिक्योरिटी और छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में ईयू को खुली पहुंच देने का विरोध किया गया है। इसी बीच जीएसटी को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। जीएसटीएन ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत 1 फरवरी से नियमों में बदलाव लागू होगा। इस बदलाव के बाद कंपनियों की इनवॉइसिंग, ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में अहम बदलाव आएंगे। आरबीआई के उस फैसले का असर गिफ्ट निफ्टी पर साफ दिखा, जिसमें बैंकिंग सिस्टम में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डालने का ऐलान किया गया। इसी खबर के चलते गिफ्ट निफ्टी ने निफ्टी 50 की क्लोजिंग से करीब 84 अंकों ऊपर बंद होकर बाजार को थोड़ी राहत का संकेत दिया। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी के मौजूदा फ्यूचर्स में प्रीमियम लगभग ना के बराबर है, क्योंकि मंगलवार को एक्सपायरी है। अगर जियोपॉलिटिकल हालात ज्यादा नहीं बिगड़ते तो अगले हफ्ते बाजार में पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद की जा सकती है। क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड करीब 2.39% ऊपर बंद हुआ है। इसके साथ ही भारतीय रुपए की वैल्यूएशन भी अपने लाइफ टाइम लो के आसपास बनी हुई है, जो बाजार के लिए एक और चिंता का संकेत है। भारत की लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस वक्त तेजी से ग्रो कर रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत देश का वर्किंग यंग पॉपुलेशन है। बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2030 के बीच भारत की वर्किंग एज आबादी में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों का इजाफा होगा, जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता और एंटरटेनमेंट पर खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। बुक माई शो के मुताबिक पिछले साल लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर 17% बढ़ा और 2025 में देश भर में 34,000 से ज्यादा लाइव इवेंट्स हुए, जिनमें कोल्ड प्ले और ट्रेविस स्कॉट जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट
आर्टिस्ट के टूर ने बड़ा रोल निभाया, खासकर 35 साल से कम उम्र के दर्शकों के बीच। इस बूम का सीधा असर इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। कोल्डप्ले के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से अकेले 6.41 बिलियन रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, जिसमें होटल, ट्रैवल, शॉपिंग और लोकल सर्विस सेक्टर को बड़ा फायदा मिला और शहर की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिला। वीआईपी जोन, स्पेशल व्यूइंग डेक और बेहतर हॉस्पिटैलिटी की मांग दोगुनी हो चुकी है, जिससे आने वाले समय में लाइव एंटरटेनमेंट सिर्फ शो नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मजबूत इंजन बन सकता है। हालांकि बड़े वेन्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अब भी एक चुनौती बनी हुई। अल्ट्राटेक सीमेंट के Q3 नतीजे इस बार उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1729 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से करीब 27% ज्यादा है। इसमें नया लेबर कोड लागू होने से जुड़ा 88 करोड़ रुपए का एक बार का खर्च भी शामिल है। इसके बावजूद मुनाफा मजबूत रहा। कंपनी की कुल आय 23% बढ़कर 22,830 करोड़ रुपए पहुंच गए, जो साफ दिखाता है कि सीमेंट की मांग मजबूत बनी हुई है। EBITDA भी 35% से ज्यादा बढ़कर 3,915 करोड़ रुपए रहा, जिससे मार्जिन सुधरकर लगभग 18% के करीब पहुंच गया। सीमेंट की बिक्री वॉल्यूम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कुल सीमेंट सेल्स करीब 15% बढ़ी, जबकि घरेलू ग्रे सीमेंट मार्केट में ग्रोथ लगभग 29% रही, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड की मजबूती को दिखाता है। कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 77% तक पहुंच गई, यानी प्लांट्स का इस्तेमाल पहले से बेहतर हुआ है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने महाराष्ट्र और राजस्थान में 1.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष की नई सीमेंट कैपेसिटी भी चालू की है, जिससे आगे ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। नोवामा ग्रुप की Q3 नतीजे दिखाते हैं कि कंपनी धीरे धीरे स्टेबल होती नजर आ रही है। इस तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 4% बढ़कर 755 करोड़ रुपए रहा, लेकिन खर्च भी 404 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी ग्रोथ के साथ लागत का दबाव बना हुआ है। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी ने हल्की लेकिन साफ मजबूती दिखाई है। Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 351 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल करीब 5% ज्यादा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 262 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मुनाफे की बात करें तो Q3 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 254 करोड़ रुपए रहा, जिसमें करीब 1% की मामूली बढ़त दिखी। वहीं पूरे 9 महीनों में रेवेन्यू 2,297 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन खर्च 9% बढ़ने से ये साफ संकेत मिलता है कि कंपनी को आगे मार्जिन पर खास ध्यान देना होगा। गंधार ऑयल रिफाइनरी के Q3 नतीजे काफी मजबूत नजर आए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 68% बढ़कर 32.4 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू भी बढ़कर 1,167 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही और पिछले साल दोनों से बेहतर है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी साफ सुधार दिखा है। Q3 में EBITDA 39% बढ़कर 59 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 4.2% से सुधरकर 5% हो गया, जिससे पता चलता है कि कंपनी की लागत पर पकड़ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बेहतर हुई हैं। अगर 9 महीनों के आंकड़े देखें तो कंपनी की ग्रोथ और साफ दिखती है। 9 मंथ में कुल रेवेन्यू 3,129.9 करोड़ रुपए रहा, EBITDA 170.9 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं सेल्स वॉल्यूम 10% बढ़ा, जिसमें PHPO से सबसे ज्यादा यानी करीब 50% रेवेन्यू आया। हिटाची एनर्जी इंडिया को असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए करीब 26.07 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। इसमें 16.40 करोड़ रुपए इनकम टैक्स और 9.67 करोड़ रुपए ब्याज शामिल है। कंपनी का कहना है कि ये डिमांड सही नहीं है और वो इसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती देगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नई होली ओन सब्सिडियरी बनाई है, जिसका नाम जियो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड रखा गया है। ये कंपनी जनवरी 23, 2026 को मुंबई में रजिस्टर हुई है। इसका काम सेबी के नियमों के तहत एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को मैनेज करना होगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस नई सब्सिडियरी में शुरुआती तौर पर 1 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके लिए 10 लाख इक्विटी शेयर लिए जाएंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज होगी। यूनाइटेड ब्रूवरीज ने अपने बोर्ड मीटिंग में एक नया प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोग्राम मंजूर किया है, जिसका मकसद बढ़ती लागत, ऊंचे टैक्स और रेगुलेटरी दबाव के बीच कंपनी की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाना है। इस प्लान के तहत ब्रूवरी नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना, पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करना, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और सोर्सिंग में खर्च कंट्रोल करना शामिल है। यूनाइटेड ब्रूवरीज का अनुमान है कि इस प्रोग्राम से हर साल करीब 3 से 6% तक की कॉस्ट सेविंग्स हो सकती हैं। मारुति सुजुकी इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी से फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसमें ब्याज सहित कुल टैक्स डिमांड 1,182 करोड़ रुपए की है। कंपनी ने कहा है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ ITAT में अपील फाइल करेगी। इसके अलावा मारुति सुजुकी गुजरात के खोरज में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है, जिसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्लांट की सालाना कैपेसिटी लगभग 10 लाख गाड़ियों की होगी और इससे करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के दहेज प्लांट पर US FDA इंस्पेक्शन पूरा हो गया है और ये 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ क्लियर हुआ है। इसी बीच टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने JB केमिकल्स में एम्प्लॉइज से 2.36% एडिशनल शेयर्स खरीदकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.75% कर ली है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने Q3 में 3,446 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 4.3% की बढ़त है। हालांकि ये आंकड़ा मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा नीचे रहा, फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टेबल और कंट्रोल्ड ग्रोथ को दिखाता है। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% बढ़कर 5,380 करोड़ रुपए पहुंचा, जिसमें सबसे बड़ा सपोर्ट नेट इंटरेस्ट इनकम से मिला। NII 5.1% की बढ़त के साथ 7,564 करोड़ रुपए रहा, जो बताता है कि कोर लेंडिंग बिजनेस लगातार मजबूत बना हुआ है। एसेट क्वालिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर साफ सुधार देखने को मिला है, जहां ग्रॉस NPA घटकर 1.30% और नेट NPA 0.31% पर आ गया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी ग्रॉस NPA में गिरावट आई है, जिससे क्रेडिट रिस्क का दबाव कुछ हद तक कम हुआ है। ग्रोथ के मोर्चे पर कंसोलिडेटेड कस्टमर एसेट सालाना 15% बढ़कर 5,98,780 करोड़ रुपए हो गए हैं। वहीं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड AUM में 20% की तेज बढ़त दर्ज हुई है और ये 5,86,610 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वेल्थ और इन्वेस्टमेंट बिजनेस की मजबूती दिखाता है। स्टैंड अलोन लेवल पर नेट एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में करीब 15 से 16% की ग्रोथ रही। कैसा रेशियो 41.3% पर स्टेबल रहा और कॉस्ट ऑफ फंड्स घटकर 4.54% आ गया। ओवरऑल ROA 2.10% और ROE 11.39% के साथ बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। धनलक्ष्मी बैंक ने Q3 में 24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 20 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। इससे साफ है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। बैंक की टोटल इनकम में भी अच्छी ग्रोथ रही और ये सालाना आधार पर बढ़कर 456 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 377 करोड़ रुपए थी। इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर 407 करोड़ रुपए हो गई, जिससे लेंडिंग बिजनेस की एक्टिविटी मजबूत दिखती है। कोर अर्निंग यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो Q3 में NII बढ़कर 154 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 128 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब है कि बैंक अपने लोन्स और डिपॉजिट्स के बीच का मार्जिन बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर ग्रॉस NPA में साफ सुधार आया है और ये घटकर 2.36% रह गया, जबकि एक साल पहले ये 3.53% था। हालांकि नेट NPA थोड़ा बढ़कर 1.11% हो गया है, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़कर 17.19% पहुंचने से बैंक की बैलेंस शीट पहले से ज्यादा मजबूत नजर आती है। तिमाही नतीजों के इस सीजन में डिविडेंड को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी साफ दिख रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि में रेगुलर इनकम चाहते हैं। शुक्रवार को कुछ बड़ी और मिड कैप कंपनियों ने अपने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिनकी रिकॉर्ड डेट और पेमेंट टाइमलाइन भी सामने आ चुकी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर ₹5 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, यानी 500% का रिटर्न। इसकी रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2026 रखी गई है और पात्र शेयर धारकों को ये डिविडेंड 22 फरवरी 2026 या उससे पहले मिल जाएगा। इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹10 का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो 100% के बराबर है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2026 तय की गई है और भुगतान 20 फरवरी 2026 या उससे पहले किया जाएगा। गांधर ऑयल रिफाइनरी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹0.75 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो करीब 37.5% बैठता है। कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2026 तय की है, जिससे निवेशकों को समय रहते तैयारी करने का मौका मिलेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹10 का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी 2026 रखी गई है और डिविडेंड का भुगतान 21 फरवरी 2026 या उससे पहले किया जाएगा। किर्लोस्कर प्न्यूमैटिक कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹3.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो 175% के बराबर है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2026 है और भुगतान 21 फरवरी 2026 या उससे पहले किया जाएगा। इनोवा कैपिटल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹2 का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो 20% बनता है। कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2026 तय की है, जिससे शेयर धारकों की पात्रता तय होगी। इस लगातार गिरावट के बीच एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ चुनिंदा बड़े FIIs अब भी चुनिंदा भारतीय शेयरों में भरोसा दिखा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, जो एक FII है और जिसने हाल के महीनों में कुछ स्टॉक्स में भारी निवेश किया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के इंडिया पोर्टफोलियो के 11 शेयरों ने पिछले करीब 10 महीनों में 90% तक की रैली दिखाई है। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि जहां ब्रॉड मार्केट कमजोर है, वहीं क्वालिटी स्टॉक्स में स्मार्ट मनी की एंट्री जारी है।
अशोक लेलैंड में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने दिसंबर क्वार्टर में करीब 2,468 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कंपनी में 2.29% की हिस्सेदारी ली है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये शेयर 102 रुपए से बढ़कर करीब 193 रुपए तक पहुंच चुका है। श्रीराम फाइनेंस में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की हिस्सेदारी 4.66% तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 8,805 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये स्टॉक अब तक करीब 53% की मजबूत बढ़त दिखा चुका है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में करीब 377 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 2.19% की हिस्सेदारी ली गई है। ये ऑटो कंपोनेंट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में करीब 48% का रिटर्न दे चुकी है, जो सेक्टर में मजबूती को दिखाता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 4,488 करोड़ रुपए लगाए हैं और 2.10% की हिस्सेदारी ली है। मेटल सेक्टर में ग्लोबल डिमांड और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते इस तरह की बड़ी कंपनियों में दिलचस्पी बनी हुई है। बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर में भी खरीदारी दिखी है, जहां एक्सिस बैंक में करीब 2019 करोड़ रुपए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में करीब 312 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उन गिने चुने डिफेंस स्टॉक्स में है जो अब भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने करीब 7,526 करोड़ रुपए का बड़ा दांव लगाया है और 1.74% की हिस्सेदारी ली है। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये स्टॉक करीब 33% ऊपर है, जो ऑटो सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाता है। इसके अलावा आइशर मोटर्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस, डेटा पैटर्न्स, BPCL, सिंजीन इंटरनेशनल, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सूला विनयार्ड्स जैसे स्टॉक्स में भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अलग अलग स्तर पर हिस्सेदारी बढ़ाई है। शेयर बाजार की गिरावट में कई मजबूत कंपनियों के शेयर भी 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये मौके दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि इन कंपनियों की कमाई, बैलेंस शीट और सेक्टर पोजीशन अभी भी मजबूत मानी जाती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम अप्लायंसेस जैसे सेगमेंट में काम करती है। शेयर फिलहाल 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है और अपने हाई से करीब 44% नीचे है, जिससे वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक नजर आता है। केन्स टेक्नोलॉजी ऑटो, एरोस्पेस, मेडिकल और रेलवे जैसे सेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस देती है। ये शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास है और अपने हाई से करीब 56% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जिससे ये हाई रिस्क लेकिन हाई पोटेंशियल स्टॉक बनाता है। प्रीमियर एनर्जी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिव है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। शेयर अपने 52 वीक लो के बेहद करीब है और करीब 42% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी थीम पर दाव लगाने वालों की नज़र इस पर बनी हुई है। अडानी एंटरप्राइजेज और इनॉक्स विंड दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी से जुड़े बड़े नाम हैं। अडानी एंटरप्राइजेज अपने हाई से करीब 29% और इनॉक्स विंड करीब 48% नीचे है। ऐसे में अगर सेक्टर में रिकवरी आती है तो ये शेयर लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न का मौका दे सकते हैं।